नमस्कार। आज मैं आपके बीच में हूँ समसामयिक विषय को लेकर, और समसामयिक मुद्दे में जो दुनिया का सबसे ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान में, वो मुद्दा है रूस यूक्रेन विवाद। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस विवाद की जड़ में क्या है, कैसे इसका बीजारोपण हुआ, फिर किस प्रकार से यह अंकुरित होता है और किस तरीके से आज संपूर्ण दुनिया के सामने एक संकट पैदा कर दिया है। थोड़ा सा हमें इसे जानने के लिए रूस के अतीत को, यूक्रेन के अतीत को जानना पड़ेगा। गौरतलब हो, दोनों ही देश 1991 तक एक बहुत बड़े संघ के सदस्य थे, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, जिसका गठन लेनिन के सत्तासीन होने के बाद होता है। बोल्शेविक क्रांति के बाद जब लेनिन रूस की गद्दी पर बैठते हैं तो उसके बाद इन्होंने रूस के एक विशाल रूस का निर्माण किया और बाल्टिक गणराज्य के कई क्षेत्रों को मिलाकर के सोवियत रिपब्लिक में उसको सम्मिलित किया और उस संघ का नाम पड़ा यूएसएसआर। यह एक दुनिया की बड़ी ताकत बनकर के उभरी और द्वितीय विश्व युद्ध आते आते यह दुनिया का एक बहुत बड़ा पावर बन गया। सैन्य शक्ति काफ़ी बढ़ गई, आर्थिक शक्ति काफ़ी बढ़ गई। 1939 से 1945 ईस्वी तक दुनिया के रंगमंच कह लें, युद्ध हुआ जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। और उस विश्व युद्ध में जो अपना रणकौशल और अपना जो प्रभाव छोड़ा यूएसएसआर ने, इससे संपूर्ण दुनिया ने माना कि वह दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति है और महाशक्ति के रूप में उभरा। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूएसएसआर, दो पोल बन गए, चुंबक के मानो दो ध्रुव बन गए हों, दो पोल बन गए हों। एक साम्यवादी शक्ति का प्रधान, एक पूंजीवादी शक्ति का प्रधान, और दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को कम करने की कोशिश की और अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्हीं कोशिशों में, यूएसएसआर के प्रभाव के प्रयास को कम करने की ही कोशिश में, अटलांटिक सागर के तट पर के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसमें वर्तमान में 30 देश सम्मिलित हैं। तो 1949 ईस्वी, ध्यान में रखना है, 1949 ईस्वी में बनाया गया। सवाल ये उठता है, इतना अतीत में जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि वर्तमान संकट का कारण यही अतीत में जो संघ बने थे, अतीत में जो घटनाएं थी, उसी से जुड़ा हुआ है। 1991 आते आते ऐसी स्थिति बनती है, यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह जाती है, आर्थिक संकट का सामना यूएसएसआर को करना पड़ता है। और उस समय में मिखाइल गोर्बाचोव रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। उनकी उदारीकरण और खुलेपन की नीति से बाल्टिक गणराज्य के कई किनारे स्थित कई ऐसे क्षेत्र थे, कई ऐसे जगह थे जिन्होंने अपने आप को सोवियत रूस से अलग कर दिया और कई देश का उदय हुआ, कई देश का स्वतंत्र अस्तित्व कायम हुआ। उन्हीं में से एक देश बना यूक्रेन। ध्यान में रखना है हमें, यूक्रेन के शहर क्रीमिया को लेकर तब भी विवाद हुआ था। मिखाइल गोर्बाचोव जब दिसंबर जनवरी के महीने में अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए क्रीमिया गए थे, वहीं उनको किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद से सोवियत रूस की विभाजन की कहानी शुरू होती है। अब जब हम देखें तो 1991 से अलग होने के बाद सोवियत रूस से सोवियत शब्द खत्म हो गया, एक शब्द बच गया, रशिया। दुनिया की का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा देश बना ही रहा और सामरिक दृष्टिकोण से भी मजबूत देश रहा ही। थोड़ा सा अगर कहीं कुछ अगर कमी आई तो आर्थिक क्षेत्र में आई, बाकी तो उसके पास जो पिछली ताकत थी वो ताकत तो उसके पास रह ही गई। दो नया राष्ट्र के रूप में उदित हुआ यूक्रेन। क्रीमिया को लेकर के दोनों देशों के बीच में संघर्ष होते रहे, कई बार संघर्ष बढ़ जाता था, कभी घट जाता था। संघर्ष को एक नया मोड़ मिला, एक नया दौर कहते हैं संघर्ष का तब शुरू होता है जब सोवियत रूस समर्थित विक्टर यानुकोविच रूस समर्थित विक्टर यानुकोविच यूक्रेन की सत्ता को संभालते हैं। इन्हें रूस का समर्थक माना गया। अब इनके विरोध में शुरुआत हुई
जो नाटो और उत्तरी पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की जैसी शक्तियां हैं, इनको कमज़ोर करने की कोशिश करना शुरू किया। विरोध शुरू हुआ, विरोध का स्तर इस कदर से बढ़ गया, 2013 ईस्वी में विरोध काफ़ी बढ़ता चला गया। 2014 ईस्वी में विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन छोड़कर भागना पड़ा। यानुकोविच यूक्रेन छोड़कर भागते हैं और उसके बाद रसिया का रुख आक्रामक होता चला जाता है। रूस आक्रामक होते जाता है यूक्रेन पर, अलगाववादियों को मदद करना शुरू करता है और अलगाववादियों की मदद करने के साथ साथ रूसी सेना भी उसमें हस्तक्षेप करने लगती है। लगभग 8 से 7-8 साल पहले यानी 2014 में ही यूक्रेन के कई ऐसे क्षेत्र थे, क्रीमिया और उसके आस पास के क्षेत्र थे, जिस पर अलगाववादियों का कब्जा हुआ। दूसरे शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि रूसी सेना का कब्जा हो गया था, प्रभाव क्षेत्र में आ गए थे। इन संकटों को देखते हुए यूक्रेन के पड़ोसी देश और यूरोप की शक्ति, कई छोटे मोटे शक्ति विशेषकर जर्मनी और फ्रांस ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों को एक मंच पर 2015 में लाने की कोशिश किया। और ये जो गर्माहट थी, जैसे संपूर्ण दुनिया थोड़ा सा जलने लगी थी, तपन महसूस करने लगी थी, उसको कम करने का प्रयास किया गया। इस संधि को हम लोग मिन्स्क की संधि के नाम से जानते हैं। वर्तमान में ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो 2015 की संधि के बाद ऐसा लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई। धीरे धीरे यूक्रेन की निकटता नाटो के साथ बढ़ती गई। अब नाटो की निकटता, नाटो से यूक्रेन की बढ़ती निकटता, इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए पुतिन। ये पुतिन के लिए बड़ा मुश्किल था इसको बर्दाश्त करना। इन्होंने लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश की, लगातार यूक्रेन पर उन्होंने पाबंदी लगाने की कोशिश की कि किसी तरीके से यूक्रेन की निकटता कम हो, यूक्रेन नाटो के करीब न पहुँचे, नाटो का नज़दीकी न बने। लेकिन दूसरी ओर नाटो की ओर झुकाव बढ़ता चला गया यूक्रेन का। अब इसमें लगातार रूस का दबाव जो बढ़ता जा रहा था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने अनेक प्रकार की पाबंदियों का भय भी रूस को दिखाया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर किसी भी प्रकार का आक्रमण किया, किसी तरीके से सैन्य कार्यवाही शुरू किया, तो उस पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाई जा सकती है। लेकिन तमाम पाबंदियों की परवाह बगैर किए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला करने की घोषणा करते हैं। देखते ही देखते यूक्रेन पे रूस की सेना का आक्रमण होता है। लगभग कल तक यानी पहले ही दिन 74 सैन्य उसके जो सैन्य केंद्र थे, सेना का जो केंद्र था, स्थल था, लगभग उसके ऊपर हमला कर दिया गया था रूसी सेना के द्वारा। और उसकी राजधानी कीव के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनको कि रूसी सेना अपने प्रभाव में लेने की कोशिश में लगी थी। उनके एयरबेस पे हमला हुए थे, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किए गए हैं। और हर दुनिया में अगर आज कहा जाए तो हर तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से ये संकट को कम किया जाए। प्रत्यक्ष रूप से अब तक कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस संकट में यूक्रेन के साथ सैन्य कार्यवाही में खड़ा हुआ हो। हालांकि नाटो ने आश्वासन उनको पूर्व में दिया, अमेरिका का आश्वासन मिला, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से रूस के सामने अब तक कोई नहीं आया है। दूसरी ओर रूस की सेना की कार्यवाही निरंतर बढ़ते ही जा रही है। अपेक्षा करते हैं कि जल्द ही संकट का समाधान होगा। जहाँ तक सवाल है भारत का काफ़ी करीबी देश रहा है रसिया। यूएसएसआर के साथ भी इसकी निकटता थी और रूस के साथ भी इसकी निकटता रही है। तो वैसी स्थिति में जब ये संकट बहुत मुश्किलाहट की स्थिति पैदा कर दिया है, भारत का रवैया क्या होगा, ये तो हम आने वाले दिनों में जानेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय कई वहाँ फंसे हुए हैं, ईश्वर करें सलामत हो भारत आएँ और ये संकट का बादल जो बहुत बुरी तरह से संपूर्ण दुनिया की मानवता को, शांति को अपने आगोश में समेटे जा रही है, इससे आकाश मुक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।